आज हम लोग का टॉपिक होगा पूजा। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का टॉपिक होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। उजाला, गुड मॉर्निंग। तो आइए सबसे पहले हम इस टॉपिक से किस तरह के सवाल बन सकते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले आपका ध्यान उन प्रश्नों के ओर हम आकर्षित करते और इसके बाद हम लोग इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। लेट अस सी सम क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक और उसके बाद हम लोग इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें पहला सवाल है कि the annexation and reforms of Lord Dalhousie gave a map of modern India. Modern India. Modern India. इस कथन का परीक्षण कीजिए। इस कथन का परीक्षण कीजिए। इस कथन का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। इस कथन का परीक्षण कीजिए। ठीक है। क्या बोर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है? बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है? प्लीज राइट डाउन। ठीक है इंद्रजीत, ओके ओके ओके। अजीत, ओके ओके, प्रोसीड। आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन। दरअसल प्रॉब्लम क्या था कि मैं अपना वाईफाई नहीं खोला था, मैं भूल गया था। ठीक है ना उजाला, मैं अपना वाईफाई नहीं खोल पाया था, मेरे दिमाग से निकल गया था। अभी मैंने देखा तो वाईफाई बंद था। ठीक है, आई एम सॉरी सॉरी। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये पहला सवाल है, नोट कीजिए। द एनेक्सेशन एंड रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी gave a map of modern India. Examine this statement. Annexation का मतलब होता है विलय।
एनेक्सेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं विलय, विलय, विलय। और रिफॉर्म को हम लोग कहते हैं सुधार। ठीक है, तो इसका हिंदी होगा कि लॉर्ड डलहौजी के विलय, लिखिए, लॉर्ड डलहौजी के विलय, लॉर्ड डलहौजी के विलय तथा सुधारों ने, लॉर्ड डलहौजी के विलय तथा सुधारों ने, विलय तथा सुधारों ने, सुधारों ने आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का एक मानचित्र, एक मानचित्र प्रदान कर दिया, प्रदान कर दिया, प्रदान कर दिया। लॉर्ड डलहौजी के विलय तथा सुधारों ने, सुधारों ने आधुनिक भारत का एक मानचित्र प्रदान कर दिया। इस कथन का परीक्षण कीजिए। ये सवाल यूपीएससी ने पहले पूछ लिया है। आप पेपर देखिएगा 10 सालों का, 10 सालों में यह एक बार पूछा है, शायद 2017 या 18 में। आप देखिएगा यह सवाल आया है। अब मैं अगला सवाल लेता हूं। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, lapse was a part of his imperialist policy that was based on the old doctrine of might is right, might is right, might is right. Comment, comment। ये दूसरा सवाल है और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से सवाल को पढ़िए और तब जाकर के आपको पता चलेगा कि सवाल में कितना गहराई है, इसमें कितना डीप थॉट्स की आवश्यकता है। और कभी भी यह सवाल यूपीएससी की परीक्षा में आ सकता है, कभी भी आ सकता है। देखो, मेरा हमेशा कोशिश होता है कुछ सवालों को ढूंढा जाए, उनको निकाला जाए, खोजा जाए किताबों से, जो अगले वर्ष या उसके अगले वर्ष सिविल सेवा के परीक्षा में पूछा जा सके। हमेशा मेरा कोशिश होता है। और आप देखना, मैं जितना सवाल आपको क्लास में दे रहा हूं, आप देखना इसमें से कई प्रश्न परीक्षा में आएगा। देखना, ये जब आएगा तब आप कहेंगे कि सर ने क्लास में चर्चा पहले किया था। इसलिए सावधानी पूर्वक हर प्रश्न को समझना होगा। पढ़िए ध्यान से। डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स was based on, was a part of his imperialist policy, his imperialist policy
that was based on the old doctrine of might is right. इसका हिंदी लिखिए, इसका हिंदी लिखिए। डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को हम कहते हैं हड़प नीति, इसको हम कहते हैं हड़प नीति, हड़प नीति। लिखिए, डलहौजी की हड़प नीति उसका साम्राज्यवादी नीति का एक अंग था, पार्ट ऑफ हिज इंपीरियलिस्ट पॉलिसी। उसका साम्राज्यवादी नीति का एक अंग था, एक अंग था, जो कि प्राचीन सिद्धांत, जो कि प्राचीन सिद्धांत, प्राचीन कहावत, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, जो कि प्राचीन सिद्धांत, इसके बाद पंक्चुएशन का प्रयोग, जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी लाठी उसका भैंस। अब आप इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दीजिए। पर आधारित था, पर आधारित था, पर आधारित था, जिसकी लाठी उसका भैंस। इसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करना है, अब फिर आगे बढ़ना है। पर आधारित था। टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए 150 शब्द, टिप्पणी कीजिए 150 शब्द, 150 वर्ड्स। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखिए। The doctrine of lapse was the logical culmination of the policy of ring of fence, ring of fence and subsidiary alliance, subsidiary alliance, कमेंट, टिप्पणी कीजिए। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, कभी भी परीक्षा में आ सकता है। बहुत तगड़ा सवाल है, साधारण सवाल नहीं। पढ़िए, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति, यानी हड़प नीति का सिद्धांत, हड़प नीति was a logical, मतलब तार्किक, तार्किक कल्मिनेशन, परिणति, परिणति, तार्किक परिणति
किसका? घेरे की नीति, घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस और सहायक संधि, और सहायक संधि, और सहायक संधि। इसका पूरा हिंदी क्या होगा? हड़प नीति, घेरे की नीति तथा सहायक संधि का तार्किक परिणति था, तार्किक परिणति था, तार्किक परिणति था। टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए। The doctrine of lapse was a logical culmination of the ring of fence and the subsidiary alliance. टिप्पणी कीजिए। हड़प नीति घेरे की नीति तथा सहायक संधि का ही एक तार्किक परिणति था, यानी उसका होना ही होना था। ये आपका तीसरा सवाल हो, यह आपका तीसरा क्वेश्चन हो। अब मैं लेता हूं लास्ट क्वेश्चन, चौथा। अब मेरा चौथा क्वेश्चन, चौथा, डलहौजी policy was based on three elements, annexation, consolidation, and development। परीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए, इस कथन का परीक्षण कीजिए। ये आपका चौथा सवाल है। और सवाल पांचवा सवाल, पांचवा सवाल, the responsibility for the revolt of 1857 partly was on the shoulders of Dalhousie। comment, ये 5 क्वेश्चन आपके सामने हो गए। इसका हिंदी नोट कर लीजिए। Dalhousie policy was based on 3 elements: annexation, consolidation and development। लिखिए, डलहौजी की नीति, डलहौजी की नीति 3 तत्वों पर आधारित था। डलहौजी की नीति 3 कारकों पर आधारित था। एक विलय,
विलय, संगठन, विलय एनेक्सेशन, कंसोलिडेशन, संगठन और विकास और विकास और विकास। ये चौथा प्रश्न है। पांचवा नोट करिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायित्व, 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायित्व कुछ अर्थों में या कुछ अंशों में कुछ अंशों में डलहौजी के कंधे पर भी था, डलहौजी के कंधे पर भी था। 57 के विद्रोह का उत्तरदायित्व कुछ अंशों में डलहौजी के कंधे पर भी टिका था, कंधे पर भी टिका था या कंधे पर था। इस कथन का परीक्षण कीजिए, इस कथन का परीक्षण कीजिए। यानी आपके पास 5 क्वेश्चंस आ गए। देखिए, इसको कहते हैं साइंटिफिक प्रिपरेशन, कहते हैं इसको कहते हैं साइंटिफिक प्रिपरेशन। देखो, जो एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं, जो एकेडमिक पढ़ाई होती है वह अलग है, और जो प्रतियोगी पढ़ाई होती है वो अलग है। दोनों में एक ही चीज को पढ़ना है, लेकिन दोनों के पढ़ने के तरीका अलग होता है। जो प्रतियोगी परीक्षा होता है उसका डिमांड ये होता है कि आप परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को कैसे लिखेंगे। जो एकेडमिक होता है उसका थोड़ा सोच अलग होता है, उसमें रिसर्च करना होता है, उसका फील्ड काफी व्यापक होता है। क्योंकि आपको प्रोफेसर बनना है, आपको अध्यापक बनना है, रिसर्च करना है। यहां रिसर्च का कोई अर्थ नहीं। यहां सीधे सीधे बात करो। हमने 5 सवाल दिया, इन 5 का सीधे शब्दों में अर्थ क्या होगा बताओ, आगे बढ़ो। क्योंकि हमारे पास रिसर्च करने का या करवाने का टाइम नहीं है। मैं नहीं कहता हूं, जो यूपीएससी है वो कहती है। हमें एक ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा अभ्यर्थी चाहिए जिसका दिमाग ठीक ठाक हो, जो चीजों को समझ लेता हो और अपने शब्दों में कम समय में शब्द सीमा में रहते हुए, कम समय में और शब्द सीमा का पालन करते हुए अपनी बातों को कह दे। मैं ऐसे बच्चों को ही हम चयन करते हैं। यही जो है फंडा, यही तरीका यूपीएससी का होता है। तो जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं ये सबसे साइंटिफिक तरीका है। अब आइए हम लेते हैं डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक। सबसे पहला सवाल, इसका कार्यकाल, इसका कार्यकाल। चलिए आप बताइए। डलहौजी का कार्यकाल मुनमुन 48 से 56। सही बात है, आपने सही कहा। इसका टेन्योर जो है वह 1848 टू 1856 रहा है। ये भारत में ब्रिटिश कंपनी का क्या था? गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल था। अब अगला पॉइंट है,
इसका उद्देश्य क्या था? लॉर्ड डलहौजी का क्या उद्देश्य था? लॉर्ड डलहौजी का उद्देश्य था, नंबर 1, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकतम विस्तार, अधिकतम विस्तार, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकतम विस्तार। दूसरा उद्देश्य, साम्राज्य की सुरक्षा, साम्राज्य की सुरक्षा, साम्राज्य की सुरक्षा। और तीसरा, आर्थिक शोषण। और तीसरा, भारत का आर्थिक शोषण। और तीसरा, भारत का आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण। इसका 3 उद्देश्य है, इसका 3 उद्देश्य है। अब अगला पॉइंट, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डलहौजी ने किस तरह के क्रिया पद्धति या किस तरह के कार्यक्रम को भारत में लागू किया, यानी अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना चाहता है, इसका क्रिया पद्धति क्या है, इसका कार्यक्रम क्या है। तो आइए हम देखते हैं उसके बारे में। क्रिया पद्धति, क्रिया पद्धति प्लस कार्यक्रम, कार्यक्रम यानी वर्किंग मेथड प्लस प्रोग्राम, प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले हम लेंगे कि राजनीतिक, राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में डलहौजी की नीतियां, डलहौजी की नीतियां, राजनीतिक क्षेत्र में डलहौजी की नीतियां, यहां क्या है? आक्रामक है, आक्रामक है। सबसे पहला पॉइंट लिए हैं हम, क्रिया पद्धति और कार्यक्रम। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लिए हैं राजनीतिक, इसके बाद लेंगे आर्थिक, इसके बाद लेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक। यानी हर क्षेत्रों में हम देखेंगे कि डलहौजी की क्रिया पद्धति क्या है, उसका कार्यक्रम क्या है। इससे फायदा क्या होगा कि कहानी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि राजनीति के क्षेत्र में क्या करता है, आर्थिक क्षेत्र में क्या करता है, सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या करता है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप डलहौजी की समस्त नीतियों को जान पाएंगे और फिर जो हमने प्रश्न दिया है उसका उत्तर लिखना आपके लिए सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्र में डलहौजी की नीतियां, मैंने लिखा आक्रामक। अब यहां सवाल है कि आक्रामक क्यों?
सवाल है कि व्हाई ही वॉज मोर अग्रेसिव, सवाल यही है। नीतियां क्या है? आक्रामक है। तो सवाल है कि व्हाई ही वॉज मोर अग्रेसिव, वह इतना आक्रामक क्यों है? आते आते वह इतना आक्रामक क्यों हो गया? इसका उत्तर साफ है। इसका उत्तर है कि जिस समय डलहौजी भारत में आया 1848 में, उस समय तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का लगभग पूरा विस्तार हो चुका था। लगभग पूरा विस्तार हो चुका था। पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव स्थापित लगभग हो चुका था। नंबर 1। नंबर 2, इसके पहले जो गवर्नर जनरल आए थे, उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संस्थाओं का, व्यवस्थाओं का निर्माण कर दिया था। और तीसरा, इसके पहले ही घेरे की नीति, इसके पहले ही घेरे की नीति और उसके बाद सहायक संधि, और उसके बाद सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का लगातार विस्तार हो चुका था या हो रहा था। तो डलहौजी का काम क्या था? उसका काम था कि जहां से सहायक संधि ने छोड़ा है, जहां से सहायक संधि ने छोड़ा है, अब वहां से हमें आगे बढ़ना है। यानी बस 1 मिनट का समय, यानी जो घेरे की नीति है वह क्या है? वो डिफेंसिव है। जो सब्सिडरी अलायंस है वो अभी पूरी तरह से ऑफेंसिव नहीं है, वो भी डिफेंसिव है। लेकिन जो सहायक संधि के बाद जो हड़प नीति है वह पूरी तरह से क्या है? ऑफेंसिव है, पूरी तरह से आक्रामक है। तो आपने देखा कि राजनीति के क्षेत्र में जो डलहौजी की नीतियां हैं वह आक्रामक है। क्योंकि घेरे की नीति, सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो चुका था, और इसलिए अब डलहौजी के सामने कोई डरने की बात नहीं थी, कोई इसके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। ठीक है, तो अगला हम सवाल लेंगे कि राजनीति के क्षेत्र में वह आक्रामक था तो उसने क्या किया? राजनीति के क्षेत्र में वह आक्रामक था तो उसने क्या किया? ध्यान दीजिए। सबसे पहला युद्ध नीति हो गया। डलहौजी की नीति का सबसे पहला भाग युद्ध नीति हो गया। दूसरा, कुशासन का आरोप। तीसरा, हड़प नीति। और चौथा, पेंशन उपाधि आदि को समाप्त करना। यही उसका क्रिया पद्धति है। राजनीति के क्षेत्र में डलहौजी का यही क्रिया पद्धति है और यही कार्यक्रम भी है, दोनों। आप मेरे सवाल को समझे। मैंने सवाल किया कि डलहौजी अपने उद्देश्य को किस तरह से प्राप्त करना चाहता है, तो मैंने उत्तर दिया
कि राजनीति के क्षेत्र में उसका क्रिया पद्धति जो है, कार्यक्रम जो है, वह आक्रामक है। तो फिर मैंने सवाल किया कि आक्रामक का मतलब क्या होता है? तो उसका उत्तर आया युद्ध नीति, कुशासन का आरोप, हड़प नीति, पेंशन उपाधि को समाप्त करना। अब अगला प्रश्न बनता है, इसका एग्जाम्पल बताइए, इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण बताइए। तो नोट कीजिए, पंजाब का विलय, पंजाब का विलय 1849, पंजाब का विलय 1849। दूसरा, लोअर बर्मा, लोअर बर्मा का विलय, लोअर बर्मा का विलय 1852। जो आज का म्यांमार है, आज का म्यांमार है, उसके आधे भाग को डलहौजी ने छीन करके ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया, जिसको हम कहते हैं लोअर बर्मा, अपर बर्मा और लोअर बर्मा। लोअर बर्मा के क्षेत्र को डलहौजी ने 1852 में ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया। तो वार के माध्यम से आप देख सकते हैं दो, पंजाब और लोअर बर्मा का विलय। अब आइए कुशासन, कुशासन, कुशासन के लिए उसने क्या किया कि नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, ये अवध का नवाब है, ये अवध का नवाब है। वाजिद अली शाह जो है वह अवध का नवाब है। इसके ऊपर डलहौजी ने आरोप लगाया कि जो अवध का नवाब है वह सुशासन नहीं कर रहा है, वह कुशासन कर रहा है, यानी अवध के लोगों का शोषण कर रहा है और बदनाम हम हो रहे हैं, क्योंकि अवध की जनता जानती है कि अवध सहायक संधि पहले ही कर लिया है और इसलिए सहायक संधि के द्वारा अवध पर ब्रिटिश कंपनी का राजनीतिक प्रभाव स्थापित हो चुका है और हम लोग वाजिद अली शाह को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बात को जानती है अवध का जनता, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वाजिद अली शाह को अवध के नवाब के पद से हटा दिया जाए और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाए, ताकि हम कुशासन के जगह पर सुशासन को वहां पर स्थापित कर सके। यानी एक झूठ बोल करके कि अवध में कुशासन चल रहा है, वहां नवाब वाजिद अली शाह को हटा करके और उसे ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। ठीक है, दो एग्जाम्पल हो गया। अब आइए आप हड़प नीति। ये हड़प नीति क्या है इसको समझिए आप। ठीक है, देखिए, हड़प नीति, देखिए, जो हड़प नीति है इसका सामान्य अर्थ होता है किसी कमजोर राज्य से उसकी सत्ता को छीनना, सत्ता को छीनना, छीनना, किसी कमजोर राज्य से
उसकी सत्ता को छीनना, उसके अधिकारों को छीनना। अब अगला प्रश्न है, इसका पृष्ठभूमि क्या है? इसका पृष्ठभूमि क्या है? इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड क्या है? समझिए ध्यान से, नीतीश समझिए बात को। इसका क्या बैकग्राउंड है? और दूसरा, इसका तार्किक आधार क्या है? इसका तार्किक आधार क्या है? पहला, इसका बैकग्राउंड क्या है? दूसरा, इसका तार्किक आधार क्या है? और तीसरा, इसका शिकार कौन कौन से? इसका शिकार कौन? इसका शिकार कौन? और चौथा, इसका प्रभाव। और चौथा, इसका प्रभाव। चौथा, इसका प्रभाव। ठीक है। प्रभाव में दो चीज, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। प्रभाव में दो चीज, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। ऊपर जोड़ लेते हैं, किसके द्वारा, कब? इतना सवाल हमारे सामने आ गए। हड़प नीति किसके द्वारा, कब, पृष्ठभूमि क्या है, तार्किक आधार क्या है, इसका शिकार कौन है, और इसका प्रभाव में पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना क्वेश्चन हमारे सामने आ गए। लेट अस सॉल्व वन बाय वन। किसके द्वारा? उत्तर साफ है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। कब? 1848। पृष्ठभूमि, तीसरा प्रश्न पृष्ठभूमि, तो नोट कर सकते हैं आप। पृष्ठभूमि लिखिए, भारतीय परंपरा में, भारतीय परंपरा में, भारतीय परंपरा में यह एक सिद्धांत था। भारतीय परंपरा में यह एक सिद्धांत था, एक सिद्धांत था कि यदि कोई व्यक्ति के पास प्राकृतिक रूप से, यदि किसी व्यक्ति के पास प्राकृतिक रूप से अपना कोई संतान नहीं है, अपना कोई भी संतान नहीं है, तो वह किसी अन्य व्यक्ति को, तो वह किसी अन्य बच्चे को, किसी अन्य बच्चे को अपना संतान के रूप में, अपना संतान के रूप में गोद ले सकता है। अपना संतान के रूप में गोद ले सकता है, गोद ले सकता है, और उसे अपना संपत्ति का वारिस बना सकता है। गोद ले सकता है तथा उसे अपना संपत्ति का वारिस बना सकता है, तथा उसे अपना संपत्ति का वारिस बना सकता है। वारिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी, सक्सेसर बना सकता है, बना सकता है। लेकिन साम्राज्यवादी शासक, लेकिन साम्राज्यवादी शासक लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी
ने इस परंपरा को स्वीकार नहीं किया, लेकिन साम्राज्यवादी शासक लॉर्ड डलहौजी ने इस परंपरा को स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। पैरा बदल करके प्रश्न यह है, प्रश्न यह है, प्रश्न यह है कि डलहौजी का स्वीकार न करने के पीछे, प्रश्न यह है कि डलहौजी का स्वीकार न करने के पीछे तार्किक आधार क्या है, तार्किक आधार क्या है। प्रश्न यह है कि डलहौजी के द्वारा इसे स्वीकार न करने के पीछे तार्किक आधार क्या है, तार्किक आधार क्या है। जो हम लोग का अगला पॉइंट है, आप देखिए हम लोग का अगला पॉइंट है तार्किक आधार। तार्किक आधार क्या है, इसके बाद एक डैश दीजिए, डैश, और डैश के बाद नंबर 1 पहला, यानी जो तार्किक आधार है, जो तार्किक आधार है उसका पहला पॉइंट, उसका पहला पॉइंट नोट कीजिए। यदि कोई भारतीय राज्य, यदि कोई भारतीय राज्य पहले से ही न तो ब्रिटिश कंपनी के अधीन है, न तो ब्रिटिश कंपनी के अधीन है, और न कंपनी को कर देता है, कंपनी को कर देता है, कंपनी को कर देता है, वहां ब्रिटिश कंपनी का हस्तक्षेप, वहां ब्रिटिश कंपनी का हस्तक्षेप नहीं होगा, वहां ब्रिटिश कंपनी का हस्तक्षेप नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यानी उसमें, उस राज्य में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसमें हमारा कोई भूमिका नहीं होगा। पर लिखिए, फिर समझाते। ये तार्किक आधार नंबर 1 है। अब लिखिए तार्किक आधार नंबर 2, तार्किक आधार नंबर 2, तार्किक आधार नंबर 2। ऐसे राज्य जो पहले मुगलों के तथा पेशवा के अधीन थे, ऐसे राज्य जो पहले मुगलों या पेशवा के अधीन थे, पेशवा के अधीन थे, पेशवा के अधीन थे, और अब ब्रिटिश कंपनी के अधीन हैं, ब्रिटिश कंपनी के अधीन हैं, अधीन हैं। अब ब्रिटिश कंपनी के अधीन हैं, वहां के शासकों को, वहां के शासकों को गोद लेने के लिए, वहां के शासकों को गोद लेने के लिए ब्रिटिश कंपनी से अनुमति लेनी होगी, ब्रिटिश कंपनी से अनुमति लेनी होगी, ब्रिटिश कंपनी से अनुमति लेनी होगी कंपनी। अब लिखिए तीसरा,
जो तार्किक आधार है उसमें तीसरा लिखिए, तीसरा पॉइंट, यानी तीसरा तार्किक आधार क्या है? तीसरा, ऐसे राज्य जिनको ब्रिटिश कंपनी ने स्थापित करवाया है, ऐसे राज्य जिनको ब्रिटिश कंपनी ने स्थापित करवाया है, वहां के शासकों को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। वहां के शासकों को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। वहां के शासकों को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। बच्चों, ये जो है डलहौजी का जो हड़प नीति है, उसका तार्किक आधार यही है। समझिए बात को। डलहौजी ने कहा कि हमारे साम्राज्य में 3 कैटेगरी के राज्य हैं। हमारे साम्राज्य में 3 कैटेगरी के राज्य हैं। 3 कैटेगरी के राज्य हैं। कौन कौन? पहला राज्य, 3 कैटेगरी के राज्य हैं। जो पहला कैटेगरी है, यहां के राजा कभी भी हमारे अधीन नहीं थे। ये हमारे अधीनता से बाहर है और हमें टैक्स भी नहीं देते। तो जो राज्य हमारे अधीन नहीं है या हमें टैक्स नहीं देता है, वहां क्या हो रहा है, कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। यानी वहां गोद लेना है नहीं लेना है, इसके बारे में हमारी कोई भूमिका नहीं होगी। दूसरा कैटेगरी उन राज्यों का है जहां पर पहले मुगल साम्राज्य था, बाद में ये राज्य मराठों के अधीन हो गए और मराठों से हमने इनको छीन लिया, अब ये हमारे अधीन हो गए। तो ऐसे राज्यों में जो राजा है वह बिना हमसे अनुमति लिए हुए गोद नहीं ले सकता। हम दे भी सकते हैं अनुमति, हम नहीं भी दे सकते। और तीसरा कैटेगरी ऐसे राज्यों का है जिनको हमने स्थापित करवाया है। जिन राज्यों को हमने स्थापित करवाया है, वहां के राजाओं को गोद लेने का अधिकार होगा ही नहीं, कारण उनका स्थापना हमने किया है। ये तीनों तार्किक आधार है डलहौजी का। अब अगला पॉइंट है कि हड़प नीति का शिकार कौन कौन से राज्य हुए। तो हेडिंग डालिए, हड़प नीति का शिकार। हड़प नीति का शिकार। सबसे पहला 1848 सतारा 1849 संभलपुर। इसके बाद 1852
उदयपुर, और 1853 झांसी। झांसी, ये सारे जो है राज्य शिकार हुए थे हड़प नीति का। ये सारे शिकार हुए थे हड़प नीति का, ध्यान दीजिएगा। इन राज्यों को हड़प नीति का शिकार होना पड़ा था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब अगला पॉइंट है कि हड़प नीति का प्रभाव। हड़प नीति का प्रभाव क्या था? हड़प नीति का प्रभाव क्या था? ठीक है, हड़प नीति का प्रभाव। पहले निगेटिव और इसके बाद पॉजिटिव, और इसके बाद पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, निगेटिव में क्या होगा? 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, इसका निगेटिव प्रभाव है। आप देखेंगे कि जब 57 का विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में ऐसे राजा भी सम्मिलित हुए थे जिनके क्षेत्रों को डलहौजी ने छीनकर ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया था। याद कीजिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई हड़प नीति का शिकार हुई थी, और यही कारण है कि जब 57 में सिपाही विद्रोह हुआ तो लक्ष्मीबाई ने भी झांसी और फिर ग्वालियर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत का क्या किया था? नेतृत्व किया था। यानी इसका निगेटिव प्रभाव यह रहा कि 57 के विद्रोह में जितने शासक हड़प नीति के शिकार हुए थे, सभी ने सरकार के विरुद्ध विद्रोहियों को सहायता प्रदान किया था। इसके बाद हम देखेंगे इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, इस नीति का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या रहा। आप बताएंगे? आप बता सकते हैं इस नीति का पॉजिटिव प्रभाव क्या रहा? कैन यू टेल मी? जल्दी से बोलिए, इस नीति का प्रभाव क्या रहा? नो नो प्रियंका, आपका उत्तर सही नहीं है। हम पूछ रहे हैं इसका पॉजिटिव इंपैक्ट, इसका सकारात्मक, इसका प्रभाव क्या रहा। मैं बताता हूं, देखिए सुनील, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब 57 का विद्रोह हुआ, सुन लीजिए पहले, जब 57 का विद्रोह हुआ और विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने शांत कर दिया, शांत करने के बाद जब विचार विमर्श किया गया कि आखिर विद्रोह क्यों हुआ, आखिर हिंदुस्तान में जो राजा महाराजा हैं उन लोगों ने हमारा विरोध क्यों किया,
जब इस प्रश्न पर बहस हुआ, गहन विमर्श हुआ, मीमांसा हुआ, तो एक बात निकल करके आ गई कि भारत में कुछ ऐसे राजा हमसे नाखुश थे जिनके क्षेत्रों को हमने छीन लिया था। ऐसे राजा भी नाखुश थे जो हड़प नीति का शिकार थे, क्योंकि हम लोगों ने उनकी परंपराओं के साथ छेड़छाड़ किया था। हिंदुस्तान में बहुत पहले से परंपरा आ रही है कि जब कोई व्यक्ति निसंतान होता है, उसका कोई संतान नहीं होता है, तो वह किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को अपना वारिस घोषित कर देता है और अपना संपत्ति उसको दे देता है। और जब तक वह जीवित होता है तब तक वह बच्चा उसका सेवा सत्कार करता है। उसके मरने के बाद उसका सारा संपत्ति उस बच्चे का हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने इस परंपरा के साथ खिलवाड़ किया, छेड़छाड़ किया। इससे लोग भी नाराज थे। आपको याद होगा कि 57 के विद्रोह के दमन करने के बाद नवंबर 1858 में, बोलिए क्या आया था? नवंबर 1858 में क्या आया था? बोलिए, नवंबर 1858 में किस चीज का घोषणा किया गया था? मोहित सही बोलो, पूरा बताओ, केवल एक्ट नहीं, पूरा नाम बताओ। नो नो नो, अरे भाई, हाँ, ब्रिटिश क्राउन, बिल्कुल सही, ब्रिटिश क्राउन। ध्यान दो, प्रियंका ने कहा ब्रिटिश क्राउन। आपको याद होगा कि डलहौजी तो चला गया, डलहौजी चला गया, लेकिन उस समय हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। याद है ना? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है यहां का गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में एक घोषणा पत्र पढ़ा, एक घोषणा पत्र पढ़ा जिसे हम कहते हैं महारानी विक्टोरिया। जिसे हम कहते हैं महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। उस समय इंग्लैंड का महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। और 58 में जो घोषणा पढ़ा गया वह ब्रिटिश महारानी का घोषणा पत्र था, जिसको हम महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के नाम से भी पुकारते। उसमें कहा गया साफ साफ, उसमें कहा गया कि हम ऐलान करते हैं कि आज के बाद हिंदुस्तान की परंपराओं में हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहां की सभ्यता, संस्कृति के प्रति हम सम्मान की भाव रखेंगे, हम ऑनर करेंगे, हम यहां के संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और जितने राजा हैं यहां के, सुनो, और जितने राजा हैं जिनको हमने हड़प नीति का शिकार बनाया है, जिनको हम कुशासन के आरोप लगा करके क्षेत्र को छीन लिए हैं, हम सबको लौटाते हैं और अपना दोस्त बनाते हैं कि वे राजा आज के बाद ब्रिटिश क्राउन के दोस्त होंगे, इसके अधीन होंगे। अब उनके संस्कृति में हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि हड़प नीति का ही प्रभाव था कि जब ब्रिटिश सरकार ने जान लिया कि इस नीति के कारण ये लोग हमारे खिलाफ हो गए थे, तो विद्रोह को दमन करने के बाद इन लोगों को सुविधा दिया कि ठीक है भाई, आप आराम से शासन करिए, हमारे अधीन रहिए
अब आप गोद ले सकते हैं, अब आपको हम नहीं रोकें। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये पॉजिटिव इंपैक्ट रहा उसका, ठीक है। चलिए, हड़प नीति हो गया। अब अगला मेरा प्रश्न है कि राजनीति के क्षेत्र में जो उसका अगला कदम था, जो मैंने लिखा था, वह था पेंशन एवं उपाधि को समाप्त कर देना, को समाप्त कर देना, पेंशन या उपाधि को समाप्त कर देना। आप देखोगे कि डलहौजी इतना आक्रामक था कि जिन राजाओं के पास कुछ उपाधि थी, कुछ टाइटल थे उनके पास, उनको पेंशन मिलता था, उसको भी बंद कर दिया। पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड के मरने के बाद उनका जो दत्तक पुत्र थे, यानी इन्होंने गोद लिया था, इनका अपना कोई पुत्र नहीं था, उनका नाम था नाना साहेब। जो नाना साहेब थे वह पेशवा का अपना पुत्र नहीं थे। ही वॉज एडॉप्टेड सन, ही वॉज एडॉप्टेड सन, दत्तक पुत्र थे, ठीक है। उनको जो पेंशन मिल रहा था उस पेंशन को बंद कर दिया, यानी नाना साहब को जो पेंशन मिल रहा था उसे बंद कर दिया। और याद होगा कि जब 57 की क्रांति हुई थी तो नाना साहब ने भी ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था कानपुर से, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावे यहां के राजाओं के जो उपाधि हुआ करती थी उसको भी बैन कर दिया। आपको पता है डलहौजी ने उस समय हिंदुस्तान का मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर, उसको भी वार्निंग दिया था, चेतावनी दिया था कि तुम अब लाल किला में नहीं रहोगे, तुम लाल किला में नहीं रहोगे, बल्कि अब कुतुब मीनार के पास किसी भवन में तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दिया जाएगा। कुतुब मीनार के पास किसी भवन में तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दिया जाएगा, अब आप लाल किला में नहीं रहेंगे। इस बात से जफर साहब तो नाराज थे ही, और यहां के लोग भी नाराज थे, क्योंकि अभी भी लोगों का जो भावना था वह मुगल शासक से जुड़ा हुआ था, इसलिए लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो सब मिलाकर के आप देख सकते हो कि युद्ध हो गया, कुशासन हो गया, पेंशन उपाधि का बैन हो गया। इस तरह की क्रिया पद्धति के द्वारा डलहौजी राजनीतिक क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता का विकास किया, उसका क्षेत्र का विकास किया या उसके प्रभाव को बढ़ाया। इज इट क्लियर है? अब मैं लेता हूं अगला, आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र में देखोगे, नंबर 1 रेलवे का विकास, रेलवे का विकास। नंबर 2 टेलीग्राफ का विकास। नंबर 3 डाक तार का विकास।
नंबर 4, पीडब्ल्यूडी की स्थापना, पीडब्ल्यूडी की स्थापना, ये सारा कार्य उसका आर्थिक क्षेत्र में है, ये सारा कार्य उसका आर्थिक क्षेत्र में। नोट कर लीजिए, यानी इकोनॉमिक मेजर्स, इकोनॉमिक मेजर्स, ये सारा कार्य उसका आर्थिक क्षेत्र में है। जैसे आपको याद होगा कि सबसे पहले भारत में रेलवे का विकास 1853 में, 1853 में बंबई से थाने, बंबई से थाने के बीच में हुआ, बंबई से थाने के बीच में हुआ सबसे पहले भारत में, बंबई से थाने। और जो टेलीग्राफ है, टेलीग्राफ, सबसे पहले भारत में टेलीग्राफ का प्रयोग कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से आगरा के बीच में हुआ, कलकत्ता से आगरा के बीच में हुआ, कलकत्ता से आगरा के बीच में हुआ, कलकत्ता से आगरा के बीच में हुआ। ये हो गया। अब आइए तीसरा, डाक तार का विकास, डाक तार का विकास। सबसे पहले डलहौजी के समय में 1854 में, 1854 में एक डाकघर, एक डाकघर अधिनियम पारित किया गया। सबसे पहले डलहौजी के समय में 1854 में एक डाकघर अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार भारत में, जिसके तहत भारत में डाक सेवा का विकास हुआ, जिसके तहत भारत में डाक सेवा का विकास हुआ, जिसके तहत भारत में डाक सेवा का विकास हुआ। चौथा, पीडब्ल्यूडी की स्थापना। लिखिए, पीडब्ल्यूडी की स्थापना लिखिए। डलहौजी ब्रिटिश काल में, डलहौजी ब्रिटिश काल में, डलहौजी ब्रिटिश काल में पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल है। डलहौजी ब्रिटिश काल में पहला गवर्नर जनरल है, पहला गवर्नर जनरल है जिसने पीडब्ल्यूडी नामक एक संस्था की स्थापना किया, जिसने पीडब्ल्यूडी नामक एक संस्था की स्थापना किया। पीडब्ल्यूडी नामक एक संस्था की स्थापना किया, जिसका उद्देश्य था सार्वजनिक, सार्वजनिक कार्यों का, सार्वजनिक कार्यों का देखरेख करना, देखरेख करना, जिसका उद्देश्य था सार्वजनिक कार्यों का देखरेख करना, सार्वजनिक कार्यों का देखरेख करना। वहीं लिखिए, मध्यकाल में, मध्यकाल में इस कार्य को, मध्यकाल में इस कार्य को फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक ब्रैकेट में 1351 टू
1388 फिरोज शाह तुगलक 1351 टू 1388 के द्वारा दीवान ए इमारत स्थापित करके किया गया। दीवान ए इमारत स्थापित करके किया गया। PWD, दीवान ए इमारत स्थापित करके किया गया। दीवान ए इमारत स्थापित करके किया गया। याद कीजिए, जो फिरोज शाह तुगलक है वह एक तुगलक शासक है और इसने भी अपने समय में अपने राज्य में भवनों का निर्माण करने के लिए, सड़कों का विकास करने के लिए एक विभाग बनाया था, एक स्पेशल डिपार्टमेंट स्थापित किया था जिसका नाम है दीवान इमारत। इसको हम PWD भी कह सकते हैं। तो मध्यकाल में इसने किया, आधुनिक काल में डलहौजी ने किया। दोनों का तुलना आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, दोनों का कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, सांस्कृतिक क्षेत्र में सुधार। सांस्कृतिक क्षेत्र में सुधार। लिखिए, 1854 में भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए, आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए चार्ल्स वुड द्वारा, चार्ल्स वुड कमीशन द्वारा पारित सुझाव, चार्ल्स वुड कमीशन द्वारा पारित सुझाव आया, जिसको भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है, जिसको भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब महाअधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस नीति में निम्न स्तर से लेकर, उच्च स्तर तक, शिक्षा का रूपरेखा निर्धारित किया गया है और इसके सिफारिश पर ही
कलकत्ता, मद्रास, इसके सिफारिश पर ही कलकत्ता, मद्रास और बंबई, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर, कलकत्ता, मद्रास, बंबई में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अंतिम पॉइंट है समीक्षा। समीक्षा, समीक्षा, समीक्षा। और समीक्षा में सवाल है, समीक्षा में यहां क्वेश्चन है, was Dalhousie responsible, was Dalhousie responsible for the revolt of 1857? समीक्षा में यही सवाल है, किसी का हम समीक्षा करेंगे। क्या डलहौजी 57 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी था? नीचे लिखिए, नीचे, नीचे। वास्तव में, वास्तव में डलहौजी, वास्तव में डलहौजी 57 के विद्रोह के लिए, 57 के विद्रोह के लिए आंशिक रूप से उत्तरदायी था। 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 डैश, डैश दे करके हड़प नीति, हड़प नीति, कॉमा, कॉमा दे करके अवध का विलय, हड़प नीति, कॉमा दे करके अवध का विलय, फिर कॉमा दीजिए, नाना साहब का पेंशन, नाना साहब को पेंशन से वंचित, नाना साहब को पेंशन से वंचित तथा स्थानीय राजाओं से उनके पदवी को छीनना, तथा स्थानीय राजाओं से उनके पदवी को छीनना, उनके पदवी को छीनना। और बहाना बनाकर, और बहाना बनाकर, और बहाना बनाकर अपने साम्राज्यवादी, अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को पूरा करना, अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को पूरा करना, अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को पूरा करना। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा, दूसरा
डलहौजी का सबसे बड़ा दोष है, डलहौजी का सबसे बड़ा दोष है कि भारतीय समाज में जो ब्रिटिश विरोधी चेतना कौमा देकर के आक्रोश, असंतोष, जो ब्रिटिश विरोधी चेतना, आक्रोश, असंतोष प्रबल हो रहे थे, उसे वह और आक्रामक बना दिया, उसे वह और आक्रामक बना दिया, उसे वह और आक्रामक बना दिया, उसे वह और आक्रामक बना दिया। अर्थात 57 का विद्रोह की समय को, अर्थात 57 के विद्रोह के समय को, 57 के विद्रोह के समय को डलहौजी ने घटा दिया, डलहौजी ने घटा दिया। 57 के विद्रोह के समय को डलहौजी ने और घटा दिया, और घटा दिया। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। बच्चों, मेरा कहने का आशय था, ध्यान रखना, कि हम पूरी तरह से डलहौजी को टारगेट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि डलहौजी जो है 57 के विद्रोह के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी था। उसके ऊपर आंशिक उत्तरदायित्व था, नॉट फुल, केवल 50%। डलहौजी का सबसे बड़ा दोष था, ध्यान रखना, कि 57 की क्रांति तो होती ही होती, क्रांति का होना अनिवार्य था, वो उसका होना ही होना था। लेकिन इसने गलती क्या किया कि जो क्रांति 60 में होती, जो क्रांति 60 में होती, जो क्रांति 65 में होती, जो क्रांति 70 में होती, उस क्रांति को डलहौजी ने और खींच करके और 57 में करवा दिया, और 57 में करवा दिया। यदि डलहौजी के जगह पर, यदि डलहौजी के जगह पर रिपन होता, यदि रिपन होता तो 57 में क्रांति नहीं होती, क्रांति का डेट बढ़ जाता, उसका डेट बढ़ जाता। रिपन होता तो, यदि 57 में बेंटिक होता तो भी क्रांति का डेट बढ़ जाती। लेकिन न बेंटिक था न रिपन था। यानी हम पहले से आपसे खफा हैं, आपसे नाराज हम पहले से, आपसे पहले से हम नाखुश हैं, असंतोष हमारे मन में है, आक्रोश हमारे मन में, और आप उसी समय आ जाते हैं और हमारे अंदर जो असंतोष है उसको आप तुरंत बाहर निकाल देते। हो सकता था कि हम आपका विरोध करते, लेकिन 5 साल के बाद करते, 10 साल के बाद करते। लेकिन आपने क्या किया कि आप हवा को इतना तेज कर दिया, जैसे हम गैस जलाते हैं ना, तो गैस में धीमा भी करते हैं और उसे ज्यादा भी करते हैं। डलहौजी ने क्या किया कि जो दूध जो है कम आंच पर जल रहा था, उसके आंच को बढ़ा दिया, उसके लौ को बढ़ा दिया। अब इतना तेज जो है उस आग में, इतना तेज जो है एनर्जी आ गई कि तुरंत विद्रोह हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से वह उत्तरदायित्व रखता है। उसका सबसे बड़ा दोष यही है कि जो विद्रोह
कुछ समय बाद होती उस विद्रोह के समय को उसने और घटा करके 57 में ला दिया। दिस इज ऑल अबाउट लॉर्ड डलहौजी। ये डलहौजी के बारे में पूरी कहानी। इससे ज्यादा, इससे कम आवश्यकता नहीं है। ठीक है। देखिए बच्चों, एक बात को ध्यान रखना है कि जो भी परीक्षा में लिखिए या बोलिए उसमें तर्क होना चाहिए। यदि आप अपने बातों को तर्क के माध्यम से पुष्टि कर देते हैं, साबित कर देते हैं, तो आप अंक लेने के लिए क्या योग्य हो जाते हैं। आपको अंक देना पड़ता है। यदि आपने कोई सवाल उठाया लेकिन तर्क कमजोर है तो वहां पर आपको अंक नहीं मिलता है। इसलिए जो भी कहिए तार्किक कहा करिए। ठीक है। अब मैं अगला टॉपिक लेता हूं, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। यहां एक प्रश्न हम देते हैं आपको, जिसके बारे में हिस्टोरियंस बोलते हैं। लिखिए, लॉर्ड लिटन was a man of ideas. Lord Lytton was a man of ideas, but in India he failed as a ruler. As a ruler, as a ruler. Lord Lytton was a man of ideas, but in India he failed as a ruler. इसका हिंदी लिख लीजिए। लॉर्ड लिटन एक विचारवान व्यक्ति था। लॉर्ड लिटन एक विचारवान व्यक्ति था। लॉर्ड लिटन एक विचारवान व्यक्ति था, लेकिन भारत में एक शासक के रूप में वह असफल रहा। लेकिन भारत में एक शासक के रूप में वह असफल रहा। एक शासक के रूप में वह असफल रहा। एक शासक के रूप में वह असफल रहा। ठीक है, राइट। इसको लिखिएगा। ठीक है। अब आइए हम शुरू करते हैं कि शासक के रूप में, शासक के रूप में लिटन की उपलब्धि, शासक के रूप में लिटन की उपलब्धियां, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट, लिटन का कार्यकाल। लिटन का कार्यकाल, लिटन का कार्यकाल। बोलिए आप, लिटन का कार्यकाल कौन बताएगा? उजाला, यू राइट डाउन। मुनमुन तो सही बता दिया, नीतीश ने भी सही बताया। उजाला, यू राइट डाउन। नीतीश ठीक है, पवन पांडे सही है। जस्ट आई एम टॉकिंग विथ उजाला, राइट डाउन उजाला। यू आर फ्रॉम इलाहाबाद, राइट डाउन।
Ujala Mishra, can you listen me? Write down the tenure of Lord Lytton. (1876 to 1880) ये कार्यकाल है, लिटन का कार्यकाल यही। अब दूसरा सवाल, कि लिटन का उद्देश्य क्या है? लिटन का उद्देश्य क्या है और लिटन का क्रिया पद्धति क्या है? क्रिया पद्धति प्लस कार्यक्रम, और इसके बाद समीक्षा, इतने पॉइंट हो गए। इसका उद्देश्य क्या है, क्रिया पद्धति, कार्यक्रम क्या है और समीक्षा क्या है? ध्यान से सुनिए। और लिटन व्यक्ति कैसा है, वह व्यक्ति कैसा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका क्रिया पद्धति क्या है, उसका कार्यक्रम क्या है और उसका समीक्षा क्या है? ध्यान से। जो लिटन है वह एक साहित्यकार है, वो साहित्य लिखता है। ध्यान रखना, साम्राज्यवादी तो अलग बात है, वो तो सामान्य हो गया। वह एक साहित्यकार है। साहित्य के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा नाम है, लिटन का। नंबर 1। नंबर 2, लिटन काफी प्रतिभाशाली है। ही वॉज जीनियस पर्सन। हाँ, पवन पांडे ने सही लिखा, वह जीनियस भी है। ध्यान से सुनिए, जो लिटन है वह साहित्य में अच्छा किया, अच्छा उसका उपलब्धि रहा, और साथ में ही वॉज ए मैन ऑफ टैलेंट, ही वॉज जीनियस पर्सन, काफी प्रतिभाशाली है। अब कैसे है ये मैं बात बताऊंगा, वहां बताऊंगा। बस अभी यहां इतना जानिए कि ही वॉज जीनियस पर्सन, दिमाग बहुत तेज था उसका। अब इतना जान लिए तो अगला पॉइंट है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर साफ है। इसका उत्तर है 57 के विद्रोह के बाद, विद्रोह के बाद भारत में बढ़ती हुई ब्रिटिश विरोधी चेतना का दमन करना, का उद्देश्य बिल्कुल साफ सुथरा है। देखिए, 57 के बाद कब आता है? 76 में आता है। 76 में है। अब मैं कहा, ये देखिए, ये 57 में विद्रोह होता है और लिटन कब आता है? 76 में आता है। तो मैंने कहा कि 57 के बाद, इसके बीच में गैप है, 57 के बाद भारत में बढ़ती हुई ब्रिटिश विरोधी चेतना का दमन करना तथा साम्राज्य को सुरक्षित करना, भारत में 57 के बाद बढ़ती हुई ब्रिटिश विरोधी चेतना को समाप्त करना तथा साम्राज्य की सुरक्षा करना तथा भारत का शोषण करना। साम्राज्य की सुरक्षा, भारत का शोषण और 57 के बाद उभरने वाली ब्रिटिश विरोधी चेतना का दमन करना, यह इनका उद्देश्य है। ठीक है।
अब यहां मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न यह है, बहुत सुंदर प्रश्न है यहां पर। अब मेरा प्रश्न यह है, अब मेरा प्रश्न है कि भाई आपका जो उद्देश्य है घोर साम्राज्यवादी है, घोर साम्राज्यवादी है, अधिक प्रतिक्रियावादी है, अधिक नस्लवादी है, अधिक नस्लवादी है, अधिक शोषणकारी है। आखिर क्यों? वाई? आखिर क्यों? सवाल यहां पर यही है। चीजों को समझने का प्रयास करें। मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये कर रहा हूं कि एक और ऑब्जेक्टिव हो गया और दूसरी ओर बैकग्राउंड हो गया। पवन पांडे समझो, जो मैं प्रश्न कर रहा हूं उसका मूल उद्देश्य है कि उद्देश्य को उसके बैकग्राउंड से जोड़ना। मेरा मूल उद्देश्य है कि हाउ टू कनेक्ट लिटन ऑब्जेक्टिव विथ हिज बैकग्राउंड। उसके उद्देश्य को उसके पृष्ठभूमि से क्या करना? जोड़ना। क्योंकि जैसा हमारा पृष्ठभूमि होगा वैसा ही दिमाग होगा और वैसा ही नेचर होगा। सीधी सी बात है। साधु के घर में जो तोता रहेगा, साधु के घर में जो तोता रहेगा वह सुबह सुबह श्री राम राधे राधे ही बोलेगा। जो चोर के घर में रहेगा वह चोर की भाषा बोलेगा। तो मेरा उद्देश्य हाँ यही है। आई वॉन्ट टू कनेक्ट हिज ऑब्जेक्टिव विथ हिज बैकग्राउंड। ध्यान दीजिए, इसका उत्तर बहुत सिंपल है। मेरा प्रश्न यह है कि भाई ये बताओ, हम तो ये जानते हैं यू आर जीनियस, हम तो ये जानते हैं यू राइट वेरी वेल लिटरेचर, मैं तो ये जानता हूं। लेकिन बाद में पता चला कि यू आर कॉलोनियल, यू आर इंपीरियल, यू आर एक्सप्लॉइटेड, यू आर रेशियल, यू आर अनडेमोक्रेटिक, यू आर रिएक्शनरी। ये तो बाद में पता चला। आखिर ये क्यों हो रहा है भाई? वाई दिस डिफरेंस? ये अंतर क्यों है? जब मैंने पता लगाया, मतलब मैं नहीं, इतिहासकार, जब इतिहासकारों ने पता लगाया तो क्या पाया? जो पाया वो सही पाया। क्या पाया? कि उस समय इंग्लैंड का जो पीएम था, समय क्या है? समय 1876 टू 80 है, टू 80 है इसका कार्यकाल भारत में। और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था उसका नाम था डिजरायली। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है वो डिजरायली था, डिजरायली था, इंग्लैंड का पीएम था जब लिटन भारत में आता है। और डिजरायली जो है बहुत बदमाश आदमी था, बहुत नटोरियस था, ही वॉज इनफेमस, नटोरियस। वह नस्लवादी था, घोर नस्लवादी। यानी हम लोग जैसे काले लोगों को देखना नहीं चाहता था। हम लोग काले हैं, हम लोग को देखना नहीं चाहता था। लोकतंत्र का नाम सुना दो, कह दो लोकतंत्र, तो लगता था कि तलवार से गर्दन काट देगा। और घोर शोषणकारी था लिटन, ब्रिटिश पीएम। अब सोचो, तुम्हारा प्रधानमंत्री इस तरह से है और तुमको प्रधानमंत्री ने ही भारत में गवर्नर जनरल बनाकर भेजा है, तो भैया साफ साफ है कि तुम्हारा दूत अंगद थोड़े होगा, तुम्हारा दूत अंगद नहीं होगा।
जो रावण से कह दे कि पैर मैं रखता हूं, ये पैर उठा दे, मैं सीता को हार जाऊंगा, ये कोई अंगद नहीं होगा। श्री राम का ही जो है दूत हनुमान हो सकते हैं, अंगद हो सकते हैं, कालनेमी नहीं हो सकते हैं। कालनेमी, जय जय सिया राम, थोड़ा आराम कर लो, कहां जा रहे हो, आकाश मार्ग से उड़ करके, बहुत थक गए होंगे, विश्राम कर लो, मैं राम के पास पहुंचा दूंगा। कालनेमी वॉज, तो ये कालनेमी था, ध्यान रखना, अंगद नहीं था। यानी इसको इंडिया में वायसराय बनाकर भेजने से पहले डिज़रायली ने अपने क्लास में बैठा करके पढ़ाया लिखाया था कि बेटा तुम्हें हिंदुस्तान में क्या करना है। वही किया, वही किया। यदि इसका बॉस अच्छा होता तो गलती नहीं करता। मीन्स इसमें कोई संदेह नहीं है कि लिटन वॉज सेंट बाय डिज़रायली। Lytton was sent by Disraeli to finish any anti-British sentiments among the Indian people. इसको भेजा था कि जाओ हिंदुस्तान में हमारे खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को तुम्हें दबा देना है ताकि साम्राज्य सुरक्षित हो जाए। तो बच्चों, आज का सेवा हमारा यहीं तक होगा। कल के क्लास में हम लोग यहां से फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चूंकि समय भी हो चुका है और क्लास अभी मतलब समय लगेगा लिटन को समाप्त करने में। तो लेट अस एंड दिस क्लास टुडे। अब कल से हम लोग फिर वहां से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।